हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम बात करने वाले हैं महिला पर्यवेक्षक जो आपके एमपी में वैकेंसी निकली हुई है उसके लिए सीडीबी की फर्स्ट क्लास के बारे में। और आज हम आरंभ करने वाले वेरी फर्स्ट टॉपिक से जिसका नाम है आपका गर्भावस्था। क्लियर? तो आज हम बात करेंगे आपके मानव विकास का आखिरकार आरंभ कैसे होता है। जो आपका एक इंसान है उसका आपका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो वो आपका आरंभ हुआ कहां से। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि एक आपकी कोशिका होती है जिसे आप कहते हैं संयुक्त कोष। क्या कहते हैं? संयुक्त कोष कहते हैं। तो संयुक्त कोष से आपका मानव जीवन आरंभ होता है। तो मानव जीवन का आरंभ इस तरह के एक संयुक्त कोष से होता है। किससे होता है? संयुक्त कोष से होता है। अब ये जो आपका संयुक्त कोष है इसमें दो कोष मिलते हैं। बेसिकली अगर हम कहें तो यहां पर पितृकोष एवं मातृकोष दोनों का कॉम्बो होता है आपका ये संयुक्त कोष। इसमें आपका एक कोष माता का होता है जिसे आप मातृकोष कह देते हैं, और जो दूसरा कोष है वो आपका पिता का होता है जिसे आप पितृकोष कह देते हैं। यहां से आपके मानव जीवन का आरंभ होता है, एक मातृकोष और एक पितृकोष। तो यहां पर प्रश्न यह बनता है कि आखिरकार मानव जीवन का आरंभ कितने कोष से होता है। तो व्यक्ति अक्सर करके जो संयुक्त कोष लिखा हुआ है तो यहां पर आंसर दे देते हैं आपके दो, जबकि इसका आंसर है आपका एक कोष से मानव जीवन का आरंभ होता है। जो संयुक्त कोष होता है उस संयुक्त कोष में आपके पितृकोष एवं मातृकोष दोनों का आपका कॉम्बिनेशन होता है, दोनों का मिश्रण होता है। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं आपका एक सेल है ना, ये आपका मान लीजिए मातृकोष है आपका, और इसमें आपका जो पितृकोष है वो आकर के आपका स्पर्म के रूप में मिलता है। जब ये स्पर्म यहां पर आपका मिल जाता है तो इस तरह से एक बीज नुमा आकृति आपकी डेवलप होती है। एक बिल्कुल बीज की आकृति आपकी बनेगी और उस बीज की आकृति धीमे धीमे आपकी बढ़ती चली जाती है, धीमे धीमे अपना रूप आपका बड़ा कर लेगी, और बढ़ते 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 ये आपके 14 दिन में एक पिंड का रूप ले लेती है। यानी अभी क्या है, अभी एक डिंब है, ये अभी क्या है, एक डिंब है, और डिंब से बढ़ते बढ़ते एक पिंड का रूप ले लेती है। कितने दिनों में? 14 दिन में ले लेती है। यानी 14 डेज तक ये संयुक्त कोष धीमे धीमे आपकी बड़ी होती है। और यहां पर आपको बता दें कि एक युक्ता नामक पदार्थ होता है। क्या होता है? युक्ता नामक पदार्थ होता है, उससे ये आपकी आहार के रूप में ग्रहण कर रही होती है। और 14 दिन के बाद में युक्ता आपका समाप्त हो जाता है। युक्ता कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? 14 डेज में आपका समाप्त हो जाएगा। बेसिकली अगर हम कहें पदार्थ तो आपका, हालांकि युक्ता तो हम इस कोष को कहते हैं, जो पदार्थ होता है वो एग्जैक्टली आपका योग के नाम से जाना जाता है। तो योग को ग्रहण करने के कारण इसको युक्ता कहा जाता है। क्लियर? तो यहां पर योग नामक पदार्थ ग्रहण किया जाएगा, और ग्रहण करने से जो कोशिका है उसे हम क्या कह देते हैं? वो आपकी युक्ता कहलाएगी। और ये इंग्लिश में क्या, जायगोट कहते हैं हम इसको। क्या कहते हैं? जायगोट कहते हैं संयुक्त कोष को, जायगोट। ये इंग्लिश में है, हिंदी में क्या कहेंगे हम? हिंदी में इसको युक्ता कह देंगे। तो यहां पर ये युक्ता आपकी 14 डेज तक रहेगी। क्लियर? अब यहां पर हम बात करते हैं भैया इसमें आखिरकार होता क्या है संयुक्त कोष में। तो जो आपकी संयुक्त कोष है, ये जो आपकी सेल अभी आपकी बनकर के आई थी, ये जो आपकी एक संयुक्त कोष है, इसमें अगर हम बात करें कि क्या है, तो इसमें आपको मैंने क्या बताया, एक मातृकोष है और एक पितृकोष है। एक आपका मातृकोष है और एक आपका पितृकोष है। मातृकोष एवं पितृकोष है। अब इनमें आखिरकार है क्या? मातृकोष एवं पितृकोष में आखिरकार क्या है? तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि जो आपका पितृकोष है इसमें आपके 23 गुणसूत्र हैं। 23 क्या आपके गुणसूत्र हैं। और इसी तरह से मातृकोष के अंदर भी आपके 23 गुणसूत्र होते हैं। यानी 23 गुणसूत्र आपके मातृकोष में होंगे और 23 गुणसूत्र आपके पितृकोष में होंगे। तो आप कह सकते हैं कि संयुक्त कोष में आपके 40 गुणसूत्र होते हैं। इसमें आपके 40 गुणसूत्र होते हैं जिन्हें इंग्लिश में क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्रोमोसोम्स कह देते हैं। तो आपके इसमें 40 क्रोमोसोम्स आपको देखने को मिलेंगे। अब इन क्रोमोसोम्स के अंदर आपके होते हैं जीन्स।
क्या होते हैं, जीन्स होते हैं इस तरह के। अब उस जीन्स के माध्यम से क्या होता है, अगर मैं आपको वो बताऊं कि वे क्रोमोसोम्स हैं आपके, क्रोमोसोम्स के अंदर अगर पूछा है क्या मिलेगा आपको, तो क्रोमोसोम्स के अंदर हमें मिलते हैं पितृयक। पितृयक को हम लोग इंग्लिश में कह देते हैं जीन्स। क्या मिलेंगे हमें, पितृयक मिलेंगे यानी जीन्स मिलेंगे। इन जीन्स से क्या होता है, तो आपने सुना होगा कि बेसिकली माता पिता की कुछ क्वालिटीज बच्चों में देखने को मिल जाती हैं, या फिर आपके दादा दादी की या नाना नानी की क्वालिटी आपके बच्चे के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो यहां पर जिस माध्यम से माता पिता एवं अन्य पूर्वजों के गुण एक बच्चे को हस्तांतरित होते हैं, एक बच्चे को ट्रांसफर होते हैं, उस माध्यम को कहा जाता है जीन्स। यानी कह सकते हैं कि वंशानुक्रम के वाहक होते हैं। किसके वाहक हैं, वंशानुक्रम के वाहक होते हैं। वाहक होने का अर्थ क्या है, वाहक होने का मतलब यह है कि यहां पर वंशानुक्रम वो प्रक्रिया है जिसके माध्यम से माता पिता के गुण बालक को प्राप्त होते हैं। क्या कहेंगे हम इसको, माता पिता व अन्य पूर्वजों के गुण, माता पिता व अन्य पूर्वजों के गुण संतान को प्राप्त होते हैं। संतान को प्राप्त होते हैं किसके माध्यम से, जीन्स के माध्यम से। तो ये आपको इसमें ध्यान रखना है। क्लियर, वंशानुक्रम का मतलब हो गया वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से माता पिता की क्वालिटीज बच्चे के अंदर देखी जाती हैं। अब यहां पर वो किस वजह से हो रहे हैं, जीन्स के माध्यम से हो रहे हैं। जीन्स आपको कहां मिलेंगे, गुणसूत्रों में मिलेंगे, और गुणसूत्र आपको कहां मिलेंगे, पितृकोश या मातृकोश में मिलेंगे। पितृकोश और मातृकोश से मिलकर के आपकी कंबाइंड सेल बनी हुई है, और जो आपकी संयुक्त कोशिका है जिसे आप जायगोट कहते हैं या फिर जिसे आप युक्ता कहते हैं, इस युक्ता के अंदर आपके कुल 46 गुणसूत्र हैं, और ये युक्ता के रूप में आपकी 14 डेज तक रहेगी। क्लियर। अब यहां से आगे अगर हम बात करते हैं तो फिर क्या होता है, तो यहां पर जो आपके 23 जोड़े मैंने आपको बताए थे क्रोमोसोम्स के, इनमें से जो 23वें नंबर का जोड़ा होता है, कौन से नंबर का, 23वें क्रम का जोड़ा, यानी 23वां जोड़ा, 23वां जोड़ा, उस 23वें जोड़े को कहा जाता है लिंग निर्धारक। क्या कहते हैं हम उसको, लिंग निर्धारक कहते हैं। तो लिंग निर्धारक ये पूछा है कि लिंग निर्धारक या सेक्स डिटरमाइनर आपका कौन सा क्रोमोसोम होता है, तो आपका 23वें नंबर का जोड़ा होता है, 23वें नंबर का होता है। यानी माता की तरफ से भी 23वां होगा और पिता की तरफ से भी 23वां होगा, लेकिन दोनों होते अलग अलग हैं। यहां पर अगर हम बात करते हैं तो एक पुरुष के अंदर यानी नर के अंदर जो 23वें जोड़े में आपको क्रोमोसोम्स मिलेंगे एक्स और वाई के फॉर्मेट में मिलते हैं, वहीं जो मादा होती है, मादा के अंदर जो मिलेंगे वो आपको एक्स और एक्स के रूप में मिलते हैं। अब यहां पर जो बच्चा है जो जन्म लेने वाला है, यानी वो आपका जो युक्ता है आगे चल करके मेल में कन्वर्ट होगा या फीमेल में कन्वर्ट होगा, इस बात का निर्धारण ये आपका 23वां जोड़ा करता है। जैसे मान लीजिए कि यहां पर ये पुरुष का एक्स है, ये पुरुष का एक्स है, अगर ये एक्स गुणसूत्र जाकर के माता के एक्स से मिलता है, तो यहां पर जिस बच्चे का जन्म होगा उसमें एक्स माता की तरफ से और एक्स पिता की तरफ से, तो भ्रूण में क्या जन्म होगा भैया, भ्रूण में आपका फीमेल का जन्म होगा, यानी यहां पर मादा भ्रूण की संरचना होगी। और वहीं पर अगर हम बात करते हैं, देखो माता की तरफ से तो कैसे भी आप देख लो, अगर माता का ये वाला मिल रहा है तो दोनों तरफ एक्स है उसमें, तो यहां पुरुष के एक्स से अगर माता का कोई भी एक्स मिलता है तो आपका लड़की का जन्म होगा, सिंपल भाषा में कहें तो, है ना। और दूसरी बात क्या है, मान लीजिए कि पुरुष का यहां पर वाई गुणसूत्र मिलता है और वाई से जाकर के माता का एक्स टकरा जाता है, तो यहां पर किसका जन्म होगा, वो क्या होगा भैया, वो आपका नर भ्रूण बन जाएगा, एक्स और वाई के कॉम्बिनेशन से, यानी लड़के का जन्म होगा। तो लड़के के जन्म के लिए यहां पर एक्स वाई का मिलना जरूरी है, माता मतलब फीमेल्स के जन्म के लिए माता के क्रोमोसोम्स में तो आपके एक्स एक्स हैं और पुरुष के में एक्स वाई है। यानी कई बार अगर आपसे पूछा जाए कि तो लड़का बच्चा जो है आपका भ्रूण है, उसमें जन्म लेने वाला बच्चा आपका बालक होगा अथवा बालिका होगी, तो इसका निर्धारण ज्यादातर आपके पुरुष के
गुणसूत्र होता है या स्त्री के गुणसूत्र होते हैं, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 23वें जोड़े में इधर आपके दोनों एक्स हैं, यानी लड़के का जन्म होगा या लड़की का जन्म होगा, इसके लिए पुरुष पूरी तरह से जिम्मेदार होता है, स्त्री जिम्मेदार नहीं होती। ये हमारी एक सामाजिक रूढ़िबद्धता है जिसमें कि हम स्त्रियों को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। क्लियर? बेसिकली जो बच्चा है वो आपका नर होगा या मादा होगा, इसका निर्धारण आपके पुरुष के द्वारा होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो बच्चा धीमे धीमे आपका इस तरह डेवलप होता है गर्भावस्था में। गर्भावस्था में आपको पता है बेसिकली कितने महीने से चलती है, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी 9 महीने का समय एवरेज के तौर पर आपका एक औसतन माना जाता है कि 9 महीने तक बच्चा आपका गर्भावस्था में रहता है, लेकिन ऐसा अनिवार्य नहीं है। ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। क्यों अनिवार्य नहीं है, तो वो मैं आपको बता देता हूं कि यहां पर गर्भावस्था का जो कम से कम समय है, कम से कम समय जिसमें कि एक बच्चा आपका गर्भावस्था में रहता है, वो रहता है आपका 6 महीने कंप्लीट करने तक, यानी 180 डेज, 180 दिन। यानी कि 7वें महीने में 180 डेज को पार करने के बाद में अगर किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसके बचने की संभावना होती है। यानी गर्भावस्था में कम से कम अगर पूछा कितना समय गुजारना जरूरी है एक बच्चे के अस्तित्व के लिए, तो 180 दिन गुजारना आपका जरूरी है, आवश्यक है। और वहीं पर अगर ये पूछा जाए अधिकतम समय कितना हो सकता है आपका गर्भावस्था का, अधिकतम समय, तो अधिकतम समय में आपको बताना है कि अधिकतम होता है आपका 330 दिन, यानी 11 महीने। 11 महीने वाला केस आपका बहुत रेयर होता है। अच्छा, एक और बात बता दें, ये जो अधिकतम वाला केस है इसमें माता की जान को खतरा बढ़ जाता है, और इसीलिए आजकल के, क्योंकि आजकल आपकी चिकित्सा चल रही है बहुत ज्यादा आपकी विकसित हो चुकी है, तो आजकल इस स्टेज पर कभी भी किसी भी बच्चे को किसी भी डॉक्टर के द्वारा पहुंचने नहीं दिया जाता। लेकिन अगर कम से कम पूछा जाए यहां पर 180 डेज है, तो इसमें आपके बच्चे की जान को खतरा बन जाता है, यानी बच्चे की जान को यहां पर खतरा रहता है और माता की जान को यहां पर खतरा रहता है। तो यहां पर आपका खतरा रहता है, इस वजह से ये टाइम पीरियड आदर्श नहीं माना जाता। अगर एक आइडियल पीरियड की बात करें, अगर एक आइडियल पीरियड की बात करें हम, एक आदर्श समय जो गर्भावस्था में होता है, यानी सामान्यतः एक बच्चा गर्भावस्था में कितने समय तक रहेगा, तो आपको बता दें 270 से लेकर के 280 दिन तक आपका सामान्य समय माना जाता है। कितना? 270 से लेकर के 280 दिन, ये आपका बिल्कुल सामान्य समय है जिसमें कि एक बच्चा आपका गर्भावस्था में समय गुजारता है। क्लियर? तो यहां पर 270 व 280 दिन गुजारने वाला बच्चा पूरी तरह से स्वस्थ जन्म लेता है। अब ये भी आप यहां पर ध्यान रखें कि पहली जो अवस्था आती है गर्भावस्था जो है आपकी, इसको हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, और 3 पार्ट्स में आपका पहला नंबर आता है आपका डिंबावस्था का। जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले बच्चे एक डिंब के रूप में होता है ना, डिंब के रूप में इन्होंने जन्म लिया है, कोशिका के रूप में है, और कोशिका धीमे धीमे आपकी ऐसे बढ़ती चली जाती है, वो एक केवल कोशिका के रूप में, इसमें और कुछ नहीं है। अब यहां पर धीमे धीमे जैसे आपकी ये कोशिका बढ़ेगी, उस तरह से इसके बढ़ने के साथ यहां पर एक आपकी ये डेवलप होने लग जाती है, एक आपकी परत यहां पर धीमे धीमे आपकी डेवलप होने लगती है, जो एक बच्चे के अस्तित्व के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। यानी बच्चा आपका बचेगा नहीं बचेगा, या बच्चे का जो भ्रूण है वो विकसित होगा या फिर आपका नष्ट हो जाएगा, इसका आपका निर्धारण आपका इसी वाली परत से होता है। क्लियर? अब इसमें क्या होता है ऐसा, तो देखो ये आपका बच्चा है, उसके बाद में 14 दिन के बाद में बच्चा भ्रूण के रूप में विकसित हो जाएगा। ये परत इसकी पूरी तरह से सुरक्षा करेगी और यहां पर इसको अबॉर्ट नहीं होने देगी, नष्ट नहीं होने देगी। अब यहां पर अगर हम बात करते हैं पिंडावस्था की, तो ये आपकी चलती है, वो आपकी जो डिंबावस्था थी, ये आपकी चलती है गर्भधारण से 14 दिन तक, गर्भधारण से 14 दिन तक चल रही थी आपकी पहली वाली, 14 दिन तक। उसके बाद में जो दूसरी आपकी आई वो आपकी पिंडावस्था है, और जो आपकी पिंडावस्था होती है ये आपकी चलती है 14 दिन से, यानी 2 सप्ताह से 2 माह तक चलेगी, 2 सप्ताह से 2 माह तक चलती है।
और अगर आपसे यह पूछा जाए गर्भावस्था की किस अवस्था में बच्चे का विकास सर्वाधिक तीव्र गति से होता है, तो आपका इसी अवस्था में होता है। यानी इस अवस्था में बच्चे का विकास सर्वाधिक तीव्र गति से होगा, सर्वाधिक तीव्र गति से आपका विकास देखने को मिलेगा, सर्वाधिक तीव्र गति से विकास बच्चे का देखने को मिलता है इसी अवस्था में। इस अवस्था में जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर बच्चा पूतरे बनके तैयार हो चुका है, यानी लगभग 2 महीने जब आपके कंप्लीट हो जाते हैं तो उसमें बच्चा पूरी तरह से बनकर के तैयार हो चुका होता है आपके गर्भ में। तो यहां पर ये जो आपका समय है, यानी बच्चा आपका पूर्णतः विकसित हो गया है, और 61 से 62 दिन के बाद में अगर आपने अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखी हो उसमें भी आपका लिखा होता है 61, 62 या किसी किसी डॉक्टर के 62 या 63 लिखा होता है। तो यहां पर लगभग 62 दिन के बाद में बच्चे की हृदय गति डॉक्टर आपको सुना सकता है, हृदय गति सुनाई जा सकती है कि हार्ट बीट बच्चे की कितने समय के बाद सुनाई जा सकती है। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि एक बच्चे की हार्ट बीट सुनी जा सकती है 61 से 62 दिनों के बाद। क्लियर? और आप इसमें ध्यान है गर्भ शिशु अवस्था, तो गर्भ शिशु अवस्था में क्या होगा कि यहां पर बच्चा धीमे 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 आपका डेवलप होता चला जा रहा है और पूरी तरह से विकसित हो जाता है। और जब ये पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो कम से कम 180 दिन और आपका मैक्सिमम 330 दिन और सामान्यतः 280 दिन के आसपास, यानी लगभग कम से कम समय 180 दिन का है, अधिकतम 330 दिन का है और सामान्यतः 280 दिन का है। तो इतना समय गुजारने के बाद में फिर इस बच्चे का जन्म होता है। यानी यहां पर एक बच्चा कह सकते हैं धीमे धीमे अपने आप को मजबूत कर रहा होता है और कुछ नहीं है ना। तो यहां पर बनकर तो आपका भ्रूणावस्था में तैयार हो गया था, जिस समय उसका अंत हुआ था 2 महीने के बाद में, उस समय बच्चा पूरी तरह से विकसित हो चुका था। यहां पर धीमे धीमे वो आपका मजबूती को प्राप्त करता है, उसमें स्किन वगैरह आपकी प्रॉपरली कह सकते हैं वो स्किन आपकी बिल्कुल परत एक थैली की परत की तरह से थी, वो धीमे धीमे आपकी मजबूत बन रही होती है और यहां पर धीमे धीमे बच्चा आपका इस तरह से डेवलप हो जाता है। और उसके बाद में जब यहां पर इसका जन्म होगा तो बालक के जन्म के समय आपको बता दें कि यहां पर जो एक गर्भ में बच्चे को तापमान मिलता है और यहां बाहर की दुनिया में जो तापमान होता है वो दोनों आपके पूरी तरह से अलग अलग होते हैं। उस तापमान को, और यहां पर कह सकते हैं कि यहां पर बहुत सारे आपके विषाणु कीटाणु वगैरह भी होते हैं, तो उनके प्रति उनसे संघर्ष करते हुए रोग प्रतिरोधक क्षमता का बच्चा विकास कर रहा होता है। और यहां पर पाचन क्रिया को सुदृढ़ करने के लिए बच्चे आपके आंसू बहाता है, रोता है, यानी बच्चे की किलकारियां देना या फिर रोना, ये सब उसकी एक्सरसाइज है। इस तरह से बच्चा यहां समायोजित होने का प्रयास करता है। ये जो बच्चा जिसका जन्म हुआ है शुरुआत में इसका वजन 7 दिन तक लगातार घटता है। अगर आपसे पूछा जाए कि बच्चे का वजन कितने दिन तक घटता है तो 7 दिन बच्चे का वजन घटता है। अब ये घटता क्यों है? बढ़ता इसीलिए है, वजन घटना का कारण केवल वही है कि बच्चा यहां समायोजित होने का प्रयास कर रहा है, तापमान को एडजस्ट कर रहा है, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा रहा है और यहां पर पाचन क्रिया को बेटर कर रहा है, क्योंकि यहां पर पाचन क्रिया उसकी माता की पाचन क्रिया से भिन्न हो चुकी है। क्लियर? अब यहां पर आपके कुछ प्रश्न और बन जाते हैं कि जब एक बालक का जन्म हुआ तो उस समय इस बच्चे का वजन कितना था? बच्चे का वजन, तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि इस समय इस बच्चे का वजन लगभग 3.5 किलो था। और अगर ऐसे ना मिले तो आप कहेंगे 3 किलो से लेकर के 4 किलो के बीच में था। अगर पौंड में पूछा जाए तो फिर आप कह देंगे 7 पौंड था। कितना था? 7 पौंड था। और अगर 7 पौंड आपको न मिले तो 6 से 8 पौंड के बीच में था। कितना था? 6 से 8 पौंड के बीच में एक बच्चे का वजन होता है जन्म के समय। दूसरा आ जाता है भैया इसकी हार्ट बीट कितनी थी, इसकी हृदय गति कितनी थी। तो जो हृदय गति इसकी है, जो हार्ट बीट है, ये इसकी होती है 140 पर मिनट। 140 पर मिनट, यानी शिशु का जो हृदय है वो 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। और अगर ये ना मिले आपको तो आपको बताना है 130 से लेकर के 150 के बीच में मिलेगी पर मिनट। 130 से लेकर के 150 के बीच में। एग्जैक्ट आंसर चुनने के लिए हमेशा एवरेज को चुना जाता है तो हम 140 कह देते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि भैया हार्ट बीट भी हो गई, लेकिन जन्म के समय इसके शरीर में हड्डियां कितनी थी? क्या पूछता है? हड्डियां कितनी थी?
तो आपको बताना है कि जन्म के समय एक बच्चे के शरीर में लगभग 270 हड्डी होती हैं। कितनी हड्डी होती हैं? 270 हड्डियां होती हैं। और अगर ये आंकड़ा आपको न मिले तो आप कह देंगे 250 से लेकर के 300 के बीच में होती हैं। 250 से 300 तक होती हैं आपकी हड्डियां एक बच्चे में। एक पूछ सकता है कि यहां पर नवजात शिशु की आपकी लंबाई कितनी होती है। तो एक नवजात शिशु की आपकी लंबाई के लिए अगर पूछा जाए कि भाई इसकी लंबाई कितनी होगी, तो इसकी लंबाई आपकी लगभग 21 इंच होती है। इंच में अगर पूछा जाए कितनी होती है? 21 इंच होती है। और दूसरी बात यह है कि यहां पर ये जो लंबाई के बाद में अगर यहां सेंटीमीटर में पूछ ले तो आपको बताना है कि लगभग 51 सेंटीमीटर होती है। अच्छा, यहां एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि यहां जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई से लगभग आधा इंच ज्यादा होती है। यानी लड़कों की लंबाई लड़कियों से ज्यादा होगी और भार भी ज्यादा होता है। लड़कियों का वजन लगभग आपका 3 किलो 400 ग्राम होता है और लड़कों का वजन 3 किलो 600 ग्राम के आसपास होता है। यानी कि लड़कों का वजन में लड़कों की जो लंबाई है वो बेसिकली यहां पर आपकी ज्यादा मानी जाती है। क्लियर? तो ये बात हो गई आपकी इसके बारे में। तो यहां पर आपके अगले टॉपिक को हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में विराम देते हैं यहीं पर। थैंक यू वेरी मच।